हेलो, नमस्कार। और बीच में कुछ कार्यक्रम था तो कुछ दिनों से नहीं जुड़ पाया था। बहरहाल उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने शुरू की है, जजमेंट की श्रृंखलाएँ जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनकी श्रृंखला है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूँगा। जजमेंट जो है वो हाल ही का है और ये जस्टिस B.V. नागरा था जो आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत जी के बाद में, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के बाद में जस्टिस विक्रमनाथ अगले CJI होंगे, फिर उनके बाद में इनका ही टर्न है। तो अब ऐसा है कि हमने कई बारी ऐसा देखा है, अनुभव किया है, आप में से भी कई लोग इस प्रकार की क्रिया और प्रक्रिया इसका अनुभव लेते होंगे। अमूमन जो पुलिस मशीनरी है, इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, उनका कोर KRA जो है, कोर एरिया जो है, वो लॉ एंड ऑर्डर और जो भी क्राइम है उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा, जो भी क्राइम होता है उसमें होता है। और क्राइम के कई डोमेन्स होते हैं, हार्डकोर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट नेशन, जो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह जो है, उस तरह के कई ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन कई बार पाया गया है कि जो हार्डकोर जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, हार्डकोर कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जहाँ पे बेसिकली टोटल ट्रांजैक्शन जो है, टोटल ट्रांजैक्शन और इशू जो है इन्वॉल्व, वो बेसिकली कमर्शियल होता है, यानी कि सिविल डिस्प्यूट होता है। ज़्यादातर मामले जहाँ पे पैसे की रिकवरी वगैरह है, किसी आर्बिट्रेशन, किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी लेन देन की प्रक्रिया में अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जो रसूखदार लोग होते हैं या जो यूँ कहे कि उनका वो पावर रिच होता है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को वो अप्रोच करते हैं और जो भी उनकी तुकबंदी होती है, जुगाड़ होता है, या कोर्ट का सहारा लेके FIR दर्ज करवा के एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर देना, ये अमूमन पाया गया है। और ये देश के कई प्रांतों में ये इस तरह का वाक़या देखा गया है और पाया गया है। जब ऐसा होता है जहाँ पे आप एक एब्सोल्यूट कमर्शियल आउट एंड आउट सिविल डिस्प्यूट को एक क्रिमिनल कलर देके किसी को एक्यूज़ इम्प्लीड करके या एक्यूज़ बना के उसे अगर आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट में लॉन्च करोगे तो मामला गंभीर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो मामले होते हैं जहाँ पे सिविल डिस्प्यूट होता है, बेसिकली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उनका प्राइमा फेसी व्यू होता ही है कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है वो कई बार रसूखदार होता है, और अगर वो रसूखदार ना भी हो तो अपने जो रिसोर्सेस है, उसके जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, तरह तरह के रिसोर्सेस होते हैं, और एक और भी रिसोर्स होता है कोर्ट का जरिया, जहाँ पे वो
कोर्ट में कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करे 156(3) जो पुराना है CRPC, उसी के पैरेलल में BNS में भी प्रोविज़न है। तो वो एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेगा, कहेगा कि मजिस्ट्रेट को कि ऐसा ऐसा ऑफेंस है और इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल है, तो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हवाला हर बारी ललिता कुमारी जजमेंट का दिया जाता है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक राइट ऑब्जर्वेशन आया है किसी पब्लिक फोरम पे। वो कह रहे थे कि अगर सबसे ज़्यादा अगर मिसयूज़ अगर कोई जजमेंट हुआ है तो जस्टिस ललिता कुमारी का जजमेंट जो है वो मिसयूज़ हुआ है। तो नॉर्मली ये स्टैंडर्ड है कि ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे ललिता कुमारी के जजमेंट का हवाला देते हैं और फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो FIR दर्ज होना लाजमी है, और अगर नहीं होता है तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी कर लो 156(3) की पुराने CRPC में, और मजिस्ट्रेट कई बार कन्विंस नहीं होते तो वो रिजेक्ट भी करते हैं, फिर सेशन कोर्ट में जाओ रिवीजन में, और इस तरह से वो जो भी प्रक्रिया है और रिसोर्सेस है कंप्लेनेंट अपने दायरे में रखते हुए वो कैसे भी सक्सीड हो जाता है FIR दर्ज करवाने में, जहाँ पे कई सारे मामले जो सिविल नेचर के होते हैं। तो हालांकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, इंडियन ऑयल वर्सेस NEC का जजमेंट जो है, अगर मैं उस जजमेंट के बारे में बात करूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस NEPC, फिर और एक जजमेंट है जो सेम मामले को डील करता है। हाल ही में जस्टिस नागराथा ने उसे प्रोनाउंस किया, उर्मिला देवी वर्सेस बलराम। तो ये जो जस्टिस नागराथा का जजमेंट है उसमें इसका जिक्र हुआ है। तो इस तरह के कई इसके पहले भी सिविल मामले जहाँ पे हुए हैं वहाँ पे भी कोर्टों ने संज्ञान लेते हुए ये बाकायदा प्रोनाउंस किया है कि सिविल डिस्प्यूट में आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वह वेजा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सिविल ऑब्लिगेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो और इंडियन ऑयल वर्सेस NEPC का जो जजमेंट है, सेलिब्रेटेड जजमेंट है, उसमें भी कहा गया है कि क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी परमिटेड टू बी यूज्ड एज अ वेपन टू सेटल सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट। तो इन्हीं सारे जजमेंट्स का हवाला देते हुए हाल ही में जस्टिस नागराथा ने उर्मिला देवी वर्सेस बलराम जो याचिका SLP क्रिमिनल में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, बाद में उसमें नोटिस इशू होता है, लीव ग्रांट होता है और वो कन्वर्ट होती है क्रिमिनल अपील में। और बेसिक इशू ये था वहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जहाँ पे मतलब पारिवारिक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मसला था, जहाँ पे एक जो शख्स थे उन्होंने अपने बेटे के जो भी उनकी जो हैबिट्स थी, अल्कोहलिक हैबिट्स की वजह से ये डर के मारे उन्होंने ये सोच के कि ये पी पाकर सारी जायदाद बेच देगा, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है बेटियों के नाम पे मतलब बिक्वेत कर ली। जो अनरजिस्टर्ड विल था उसमें उन्होंने बिक्वेत कर दी, सारी की सारी मूवेबल इमूवेबल्स बेटियों के नाम पे बिक्वेत कर ली। सॉरी, नॉट बेटियों के नाम पे नहीं, वो डॉटर इन लॉन्स के नाम पे। तो ऐसा ससुर तो कम ही मिलता है जो डॉटर इन लॉ को प्रॉपर्टीज़ बिक्वेत करता है। बट बहरहाल इस मामले में बेटे के अल्कोहलिक नेचर की वजह से, थर्ड सन के अल्कोहलिक नेचर की वजह से
ससुर जी ने सारी की सारी प्रॉपर्टी डॉटर इन लॉज के नाम पे बिक्वित कर ली, जो कि विल जो था अनरजिस्टर्ड था। विल का रजिस्टर्ड होना और अनरजिस्टर्ड होना कोई मैंडेट नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें ये मैंडेट हो कि आपका विल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो हुआ ये कि जो जिन्होंने अपनी डॉटर इन लॉज के नाम पे प्रॉपर्टीज़ बिक्वित की थी, उनके देहांत के बाद में जो तीसरे भाई सन थे, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, सेल डीड वगैरह रजिस्टर्ड वगैरह कर ली, और फिर क्योंकि म्यूटेशन वगैरह जो था जो विल के तहत ऑलरेडी वो डॉटर इन लॉ ने अपने नाम पे करा ही लिया था, तो जो रेस्पोंडेंट यहाँ पे था जिसके नाम पे सेल डीड वगैरह थी, उन्हें उनके टाइटल में दिक्कत आने लगी, तो वो सूट वगैरह फाइल करते हैं। और फिर बाद में मैंडेटरी इंजेक्शन सूट वगैरह फाइल होता है। फिर बिलेटेडली मतलब 94 में देहांत होता है जिन्होंने एस्टेट को बिक्वेत किया था, फिर उसके बाद में सेल डीड वगैरह होती है, और इसी बीच उसके पहले जो डॉटर इन लॉज को मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बिक्वित कर दी जाती है। और सन 2001 में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होता है जहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी फॉर्जरी का एलिगेशन किया जाता है, और इस तरह से मामला संज्ञान में लाया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है कंसर्न पुलिस स्टेशन के थ्रू। ऑब्वियसली कॉग्निजेंस के बाद में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उर्मिला देवी जो है, जो वन ऑफ द डॉटर इन लॉ थी, वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में 482 में, जहाँ पे वो पूरा डिस्प्यूट का नरेशन देती है। वो कहती हैं कि ये प्योरली सिविल नेचर का ट्रांजैक्शन है, अगर है भी तो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन किया भी है तो वो एब्सोल्यूट जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड विल के तहत जो टेस्टेटर था, जो ससुर था, उन्होंने जो प्रॉपर्टी बिक्वित की थी, तो उसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या ऐसा कुछ एंगल है नहीं। तो प्योरली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सिविल डिस्प्यूट का मसला है, और कहीं से भी एफआईआर के पूरे कंटेंट्स में, एलिगेशंस में, स्टेटमेंट्स में जो ऑफेंस है वो मेड आउट नहीं होता। यानी कि जो भी तथ्य सामने रखे गए हैं, जो स्टेटमेंट्स लिए हैं, उनके बिना पे भी ऑफेंस जो है वो अपने आप में बनता नहीं है, क्योंकि ये प्योरली सिविल नेचर का है। और हालांकि हाईकोर्ट नहीं मानती, अब क्यों नहीं मानती उसमें हम नहीं जाएंगे, कई बार हाईकोर्ट नहीं मानती तो नहीं मानती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मान गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस चीज़ को हेल्ड किया कि जहाँ पे अगर एलिगेशन भी है क्रिमिनल फॉर्जरी या चीटिंग का, फिर भी एसेंशियली अगर वो सिविल नेचर का है, और अगर ये ऐसा पाया जाता है कि वो अल्टेरियर मोटिव से कॉग्निजेंस में लाया गया है, यानी कि क्राइम दर्ज किया गया है, तो बखूबी ये अपने आप में संगीन मसला है और कोर्ट्स को इंटरफेयर करना चाहिए, और ऐसे मामलों में जो एफआईआर दर्ज की है उसे खारिज करना चाहिए। तो जो हेड नोट्स है वो मैं रिलेवेंट हेड नोट्स जो है मैं पढ़ के बताता हूँ। जो लॉयर्स है या लॉ स्टूडेंट है शायद उनको जानकारी हो भी, लेकिन एक रिपीटेशन मान लो या रिवीजन मान लो। तो मैं पढ़ता हूँ। वेदर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स alleging forgery and cheating against the legatee of a will should be quashed when the dispute is essentially a civil in nature and appears to be filed with an ulterior motive after failure in the civil remedies। जिसे मैंने पहले बताया, सिविल डिस्प्यूट सूट फाइल होता है जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं मिलती है, उसके बाद में 2001 में फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट की जाती है।
What is been held? Criminal proceedings must be quashed when they are essentially civil dispute, given the disguise of the criminal offence with a veiled object, and where the complainant has failed to pursue available civil remedies, as continuation would constitute abuse of the process of the law. Penal Code Section 419, 420, 467, 468, 471. Cheating and forgery should be quashed. तो ये अपने आप में काफ़ी डिस्कस किया गया जजमेंट है, और इस तरह से याचिका को अलाउ करते हुए जस्टिस नागराता ने जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन था वो अलाउ किया, मतलब खारिज किया, और अपील अलाउड की। हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया, और जो फाइनल कंक्लूडिंग ऑपरेटिव पार्ट है, इन द सर्कमस्टेंसेस इम्प्यून ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इज सेट असाइड and consequently the proceedings in the complaint case 627 of 2002 pending before the learned CJM Basti, Uttar Pradesh, needless to state any observation made stands quashed, and needless to state any observation made herein shall not have any bearing on civil proceedings. तो ये अपने आप में एक और लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पे अमूमन जहाँ पे सिविल रेमेडीज़ होती है वहाँ पे अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का कलर दिया जाता है और कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है। ये तो रही तथ्यों की बात, लीगल प्रोविज़न की बात, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है? ये नौबत आने के पीछे की वजह भी कोर्ट ही है, क्योंकि हमारे अब किसी को बुरा लग जाएगा तो लगे, लेकिन सच्चाई ये है जो कोर्ट्स भी मानती है, जजेस भी मानते हैं, और दुनिया मानती है, पब्लिक भी मानती है। हमारे देश में जो पिटिशनर होता है, याचिकाकर्ता जो होता है, वादी जो होता है, प्लेंटिफ जो होता है, जो कोर्ट में जाता है कि उसे ये उम्मीद होती है कि उसे कोई रिलीफ मिलेगी, जो वो केस लेके जाता है वो ये सोच के जाता है कि उसे एक टाइम बाउंड फ्रेम में जल्द से जल्द कोई न्यायिक व्यवस्था के अनुसार उसे न्याय मिलेगा, इसलिए वो कोर्ट में जाता है, अपनी याचिका दायर करता है, और जब उसका एक्सपीरियंस आप बीती ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि उसकी जो उम्मीदें थी कोर्ट से वो पूरी नहीं हो रही है, जहाँ पे उसे एक याचिकाकर्ता के नाते स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तारीख पे तारीख मिलती है और फैसला नहीं होता। साल 2 साल तो छोटी बात है, 10-10 साल तक फैसला नहीं होता। ऐसे कई मसले हैं जहाँ पे रिकवरी है, जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स है, वो सारे इवन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जो है वो मसले इतने सालों तक पड़े रहते हैं। जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, आदमी दुनिया से चले जाता है, लेकिन अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। एक जस्टिस DK देशमुख थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है, वो अभी भी है, सॉरी तो उनका एक फेमस कोर्ट, जब मैं उस वक्त उस कोर्ट में प्रेजेंट था, बहुत साल पहले की बात है, वो चेंबर जज थे उस वक्त, तो उनके सामने जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का मसला चल रहा था, जहाँ पे डिक्री के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा था थर्ड पार्टी द्वारा या सेल्फ प्रोक्लेम थर्ड पार्टी। तो उन्होंने कट टू प्रिसाइज एक लाइन में कह दिया कि हिंदुस्तान में सिविल सूट में डिक्री मिलना एक जन्म का काम है, फिर सिविल सूट की डिक्री को इन्फोर्स करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये रही कानून की अपनी एक व्यवस्था और हाल। इसी के लिए होता अमूमन ये है कि
जहाँ पे जो रसूखदार लोग होते हैं या जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, फिर जो भी उनका पावर सेंटर है या रिसोर्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर कोर्ट के तहत कंप्लेंट फाइल करके ऑर्डर्स लेके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे अक्यूज़ के अगेंस्ट में, ताकि वो प्रेशर में आके, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो सभी डरते हैं, तो प्रेशर में आके जो भी है उसकी लेन देन की बात है या जो भी उसका जो देना बनता है वो दे दे, मामला सेटल हो जाता है। तो ये इंस्टेंट रेमेडी, वो इंस्टेंट नूडल होता है ना, उसी की तरह इंस्टेंट रेमेडी के लिए पुलिस स्टेशन का सहारा लिया जाता है। ऐसे में पुलिस स्टेशन का जो काम, मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर और हार्डकोर क्राइम को प्रिवेंट करना, वो अब आज की तारीख में इस तरह के मामलों को सुलझाने में या डील करने में उनका आधे से ज़्यादा समय चले जाता है। आप कोर्ट में जाइए, नॉर्मल से नॉर्मल कमर्शियल डिस्प्यूट में जजों को भी क्या है, आईओ को हाजिर करो, नेक्स्ट डेट को हाजिर करो, और बेचारा वो आईओ अपना बाकी काम छोड़ के पूरा दिन भर कोर्ट में पड़ा रहे। तो ये मामला बहुत गंभीर है। अब आप कितने भी स्पेशल कोड बना लो, स्पेशल एक्ट बना लो, चाहे जो मर्जी बना लो, लेकिन ये जो सिस्टम है वो अगर नहीं चेंज होगी, जो मुझे नहीं लगता, उम्मीद भी नहीं है मुझे कि चेंज होगा कभी फ्यूचर में, तो ये इस तरह के मामले आते रहेंगे जहाँ पे सिविल मैटर को क्रिमिनल कलर दिया जाएगा, और फिर वो एक अलग स्ट्रगल चालू होगा अक्यूज़ का कि वो जाए सेशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्वैश कराए, अगर क्वैश होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ट्रायल फेस करे। तो ये, या फिर जो भी है आपस में सलाह मशवरा करके बाय कंसेंट चीज़ों को रफा करके FIR है या CR है उसको क्वैश कराए। तो बड़ा ही पेचीदा मसला है। बहरहाल मैंने सोचा कि आपके सामने ये जजमेंट के बारे में डिस्कस करूं। उसी श्रृंखला के तहत जो मैंने शुरुआत की है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं, मैं आपके सामने रखूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जजमेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा, सुरक्षित रहिए, और जो ग्लोबल वार हो रहा है उस पर अपना कोई ओपिनियन या कमेंट मत करिए। थैंक यू।